टाइम बाउंड रोज़गार देना इलेक्शन से पहले, कैदियों को रिहा करना, स्टेट हुड देना, जो अभी डेली वेजर्स 20 साल से तड़प रहे हैं, प्रोटेस्ट पर हुए, क्या बड़ी बात है। देखने वाले सामीन को कश्मीर एवन न्यूज़ का सलाम। आज प्राइम टाइम में मौजूद है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मिस्टर अब्दुल गनी वकील साहब। अब्दुल गनी वकील साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। वकील साहब, आज प्राइम टाइम में हम आपसे पूछेंगे कुछ तीखे कुछ मीठे सवालात, तो आपका प्रोग्राम में तहे दिल से खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील साहब, आप हमें बताइए कि 50 साल पॉलिटिकल कैरियर में आपकी सियासी ज़िंदगी कैसी रही? देखिए, हमारी जो सियासी ज़िंदगी है इसमें बड़ी स्ट्रगल रही है। ये तो किसी उस घर से शुरू नहीं हुई जिसमें कोई बाप दादा सियासी लोग थे, वो बड़े सादे लोग थे। और लेकिन मेरा जो स्टूडेंट कैरियर था वो बड़ा ब्रिलियंट था। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में बेस्ट डिबेटर था और उस चीज़ ने मुझे सियासत की तरफ ज़्यादा राग़िब किया और मेरे जो असातिज़ा थे उन्होंने भी उस सिलसिले में मुझे हौसला अफजाई की। और मैं उस वक़्त एक सख्त और बड़ा ऐसा फ़ैसला था जो अक्ल नहीं मानती थी लोगों के सामने कि अब्दुल गनी वकील ने ये क्या फ़ैसला लिया, क्योंकि मैं शुरू में मैंने कांग्रेस जमात ज्वाइन की 1975 में, तो इसकी ज़मीन ज़रखेज़ नहीं थी, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की और इस कांग्रेस को मैंने लोगों के गले से नीचे उतारा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी हमेशा फ़ाइट जो है वो नेक टू नेक रही। हालांकि ये बड़ा मुश्किल था रीजनल पार्टीज़ के साथ फ़ाइट करना और फिर हिंदुस्तान के ऑल इंडिया पार्टी होना और फिर इक्वल फ़ाइट करना। 2002 में 300 से मैं इलेक्शन हारा और पिछला इलेक्शन में मैंने 16,000 वोट लिए, 500-600 से हारा। ये बड़ा नेक टू नेक फाइट रहा। तो इसलिए इस सिलसिले में मुझे बहुत जद्दोजहद की और मुझे लोगों के नज़दीक ज़्यादा जाना पड़ा। लेकिन मैंने इस जद्दोजहद को बड़ा एक खेल की तरह लिया। वो क्यों, मैं कांग्रेस में उस वक्त गया, हालांकि मुझे बड़े चांसेस है रीजनल पार्टी में, क्योंकि जब शेख साहब ने अकॉर्ड किया तो मैंने कहा अब यहाँ कोई फ़र्क नहीं रही। जो पहले एक मिशन था वो बदल गया, अब तो सब मेन स्ट्रीम में आने लगे, शेख साहब जैसी शख्सियत। और मैंने कहा अब बेहतर है उसी जमात के साथ रब्ता करना। नो डाउट बड़ा कठिन है, मेहनत करनी पड़ती है, हालांकि मुझे बड़ा स्कोप था उस वक्त रीजनल पार्टी में। बड़ी लंबी बात है, इस वक्त में उस पर बहस में नहीं। वकील साहब, मेरे जहन में एक सवाल आया, अभी आप बोल रहे थे आप एक नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे इससे पहले, हालांकि आपने वहाँ पर एक मिनिस्ट्री भी एंजॉय की है, तो जैसे हमारी जानकारी में है, तो आपने नेशनल पार्टी को छोड़कर एक रीजनल पार्टी का साथ देना शुरू किया, वजह क्या रही? नहीं, मैंने तकरीबन कांग्रेस पार्टी में 45 साल दिए हैं और मैंने कहा ना बड़ा काम किया है कांग्रेस में और बड़े एक्टिव पॉलिटिक्स में रही। लेकिन जब कुछ डिसीजंस जो पार्टी में आए और जो मेरा फैसला सही निकला कि जब से वहाँ लीडरशिप चेंज हुई और वहाँ और लीडर्स ने टेक ओवर किया, तो ऐसे डिसीजंस जम्मू कश्मीर के हवाले से भी आए, पार्टी के हवाले से दूसरे रियासतों में। और उस वक्त मेरा इख्तिलाफ हुआ कि आपका स्टेट यूनिट जो आपने कंस्टिट्यूट किया, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि इससे कांग्रेस यहाँ बढ़ेगी नहीं, फैलेगी नहीं। हालांकि वरना मैं समझता था कांग्रेस में ये ठीक है, रास्ता बड़ा कठिन था, लेकिन एक बात था कि उस वक्त जो इस वक्त हमारी पार्टी में भी वही एक नहज बढ़ रही है कि हम लोगों को एक सच बोलते हैं और सच्चाई की तरफ लोगों को राग़िब करते हैं, धोखा नहीं देते। साहब, मैं ये समझूं कि कांग्रेस की ज़मीन अब ज़रखेज़ नहीं थी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है? बहुत फ़र्क आ गया। मैंने इसलिए कहा जब कांग्रेस के फैसले
गलत आए और नतीजा ये निकला, कांग्रेस का जो ग्राफ था वो जम्मू कश्मीर में कम होता गया, लीडर्स भागने शुरू हो गए। और मुझे लगता है कि मैंने शुरुआत की तो उसके बाद ये मुझे महसूस हुआ कि जो ये शुरू भी था, लेकिन मैंने उस वक्त कठिन रास्ता इख्तियार किया था कि यहाँ रीजनल पार्टी से ज़्यादा पनप रही थी। तो फिर इसमें ने मुझे बहुत सोच विचार करके देखा कि अगर रीजनल पार्टी है तो भी मैंने शुरू से ही जो दूसरी रीजनल पार्टीज थी उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन का तरीका था, मैंने उनके खिलाफ लड़ा था, मैंने उनके खिलाफ बातें की थी। तो मैंने कहा कि कुछ अल्टरनेटिव हो जो इन ट्रेडिशनल रीजनल पार्टीज़ को मुकाबला करे और हमारे जो नई जनरेशन है उनके लिए भी वो सूदमंद साबित हो। तो मुझे लगा कि सज्जाद गनी लोन साहब जो है वो नौजवान भी है, पढ़े लिखे भी है और ये एक नई जनरेशन की अच्छी तरह नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे नौजवान को जिसमें है वो सलाहियतें, वो काबिलियत, कि इसको नई नस्ल के लिए तैयार करना होगा। तो मेरी भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगी, बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे खुशी है मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। क्योंकि आखिरकार देखिए वक्त गुजरता जाता है तो आपको कोई नई लीडरशिप तैयार करनी है जो नई जनरेशन को एक्सेप्टेबल हो। और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो इस वक्त कोशिश चल रही है और इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है पार्लियामेंट इलेक्शन से भी ऐसा साबित हुआ। हम नारद में 2 वकील साहब, यूथ के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखो, मैंने आपको अभी मैं कह रहा था इलेक्शन के साथ ही मैं यूथ को भी जोड़ लूँगा, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है इलेक्शन से पहले, असेंबली इलेक्शन से पहले हमारी पार्टी का ये मानना है कि मरकज़ी सरकार को कुछ एतमाद साजी के इक़दाम उठाने चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर वो चाहते हैं यहाँ के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत हो, यहाँ के लोगों में इलेक्शन के लिए जोश खरोश पैदा हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि फानन उन्होंने जो कमिटमेंट की है पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर ने भी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, स्टेट हुड की, वो पूरी तौर बहाल होना चाहिए। स्टेट हुड मुल्क के मफाद में है, क्योंकि फिर जितनी पार्टिसिपेशन होंगी ये मुल्क का विकार बढ़ जाएगा, बाहर के मुल्कों में लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी। और दूसरा जो है, जो अभी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, बहुत से मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, तो मरकज़ी सरकार को टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, एक गुड विल पैदा करने के लिए उन सियासी कैदियों को रहा करना चाहिए और इस सिलसिले में उनको शुरुआत करनी चाहिए। और तीसरे जो ज़रूरी है, एक स्पेशल पैकेज जो जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हो बिफोर इलेक्शन, पूरी तौर स्पेशल पैकेज फॉर यूथ, वो है एम्प्लॉयमेंट पैकेज। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के बेरोज़गार लोग बड़े परेशान हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, एजुकेटेड यूथ, उनके लिए रोज़गार और टाइम बाउंड, क्योंकि अगर सरकार चाहेगी ये 2 महीने में हज़ारों लोगों को रोज़गार दे सकती है। टाइम बाउंड रोज़गार देना इलेक्शन से पहले, कैदियों को रिहा करना, स्टेट हुड देना, जो अभी डेली वेजर्स 20 साल से तड़प रहे हैं, प्रोटेस्ट पर हुए, क्या बड़ी बात है मोदी जी सरकार से, बहुत बड़ी सरकार है, बहुत बड़ा मुल्क है। 60,000 को रेगुलराइज करना, इससे हज़ारों फैमिली वाबस्ता है, एक नई जान आएगी जम्मू कश्मीर में, वो ज़रूरी करना। और इसी तरीके से एक बहुत बड़ा पैकेज फ्रूट ग्रोवर्स के लिए और होटलियर्स के लिए। आप देखिए टूरिज़्म, फ्रूट ग्रोवर्स बहुत से लोन से दबे हुए हैं, बेचारों के दवाइयों के लिए भी पैसा नहीं थे बागात में छिड़कने के लिए, इस पर एक कर्जे से भरे हुए हैं, मुख्तलिफ बैंकों के लोन्स हैं। और कई सालों से हम डिमांड करते आए हैं, भाई ये फूड ग्रोवर्स का एक KCC लोन माफ़ कीजिए, कोई सुनवाई नहीं। पॉपुलर सरकारों ने भी कहा करेंगे, आज की सरकार से ज़्यादा तवक्को थी, यहाँ भी मरकज़ी सरकार, वहाँ भी मरकज़ी सरकार। क्या बड़ी बात है अगर ये KCC लोन फ्रूट ग्रोवर्स को माफ़ करे, क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी है तो, क्योंकि फ्रूट इंडस्ट्री को रिजनरेट करना बड़ा ज़रूरी है। उसी तरह होटलर जो है बेचारे बेकार पड़े हैं, टूरिज़्म, कोई टूरिस्ट तो बिल्कुल नाम की चीज़ आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और एक काफ़ी वो भी हज़ारों लोग इससे वाबस्ता है और उनके भी बहुत से लोन्स हैं, उन लोन्स को माफ़ करना, उनको
होटल काम टूरिज़्म को जो है बढ़ावा देने के लिए, बजाय इसके वो ज़्यादातर दूसरे स्टेटों में, हिमाचल, दूसरे जगहों पर डाइवर्ट करते हैं। तो कश्मीर में भी डाइवर्ट कीजिए। सब यहाँ आके कहते हैं जन्नतुल फिरदौस है, और मुझे यकीन है वर्ल्ड में ऐसा जन्नत कहीं नहीं होगा, और सब चाहते हैं कश्मीर देखना। तो यहाँ एक इनकलाब आएगा। अगर सिंसियरली मरकज़ी सरकार चाहेगी, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अच्छी तरह मतलब उनको फिर बहाल करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। और जो यूथ है, यूथ को भी कंस्ट्रक्टिव रोल आने वाले हाथों, उन हाथों से दूर रहना है जो एक्सप्लॉइटर्स हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, और पढ़कर कुछ हासिल करके उनके माँ बाप से उनसे तवक्कात है। अगर मैं उनको कहूँगा आप इस तरह करो, वो करो, और अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाएं, इंजीनियर भी बनाएं, प्रोफेसर भी बनाएं, और दूसरे गरीब बच्चों को आप कहो तो कि आप वही करो, एक डिस्ट्रक्टिव लाइन ले लो, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस नहीं कहेंगे। जब मैं अपने बच्चों को चाहूँगा डॉक्टर बनाना, तो दूसरे का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, दूसरे का बच्चा भी इंजीनियर बनना चाहिए। मेरी यूथ से ये अपील है कि ऐसे एक्सप्लॉइटर से वो देखें उनके हालात, उनके घरों के हालात, उनके एसेट्स के हालात। मैंने कई सालों से मैं ये मुतालबा करता रहा कि जो भी सियासतदान है उनका मुहासबा कीजिए, और शुरू मुझसे कीजिए। मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट जो है, उनके एसेट्स देखो, तनख्वाह क्या है, बंगले कैसे हैं। तो इसलिए मेरे भाई कि जब तक न हम रियलिस्टिक अप्रोच हर मामले की तरफ तवज्जो दें, तब तक हालात न सुधर सकते हैं, तब तक यही रहेगा। लेकिन मुझे यकीन है अब यहाँ के नौजवान जो है, मुझे फ़ख्र है अपने नौजवानों पर, वो बेदार हुए हैं, वो समझे हैं कि किन लोगों ने हमें दगा दिया, किन लोगों ने हमें झूठ बोला। और मुझे यकीन है ये समझ के वो आइंदा जब वक्त आएगा इस रियासत, इस जम्मू कश्मीर का तकदीर को बदलने के लिए, यहाँ का यूथ ऐसा फ़ैसला करेगा। जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, जिन्होंने आज तक इक़्तिदार के लिए जज्बाती नारों का सहारा लिया और लेकिन हासिल कुछ नहीं किया, उनको शिकस्त फाश करेंगे। कश्मीर एवन न्यूज़ में अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे फायर ब्रांड लीडर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा व नायब सदर मिस्टर अब्दुल गनी वकील साहब। कैमरामैन वानी आदिल के साथ मैं सागर गुलजार, कश्मीर एवन न्यूज़ से।